हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक संरचना के शीर्ष पर स्थित मुख्य कार्यपालिका के विषय में। प्रशासन की संरचना, विशेष रूप से लोक प्रशासन की संरचना, जैसा कि आप जानते हैं, पद सोपानीय ढांचे में होती है। यानी प्रशासन एक पिरामिड के आकार का होता है, जिसके शीर्ष स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, जिसे हम मुख्य कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे प्रशासन की संरचना में हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, अधिकारियों और कार्मिकों की संख्या बढ़ती जाती है और आधार स्तर पर पहुंचने पर सबसे ज्यादा कार्मिक होते हैं। तो ये जो प्रशासनिक संरचना है, उसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। उसके अधीन ही सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और संस्थाएं कार्यरत होती हैं। ये आदेश देने वाली सर्वोच्च सत्ता होती है। आदेश के सूत्र मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से निकलकर नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं और आधार स्तर पर स्थित कर्मचारियों तक पहुंचते हैं। ये जो मुख्य कार्यपालिका है, प्रशासन की अध्यक्षता इसके द्वारा की जाती है और इसकी उपस्थिति राजनीति के साथ प्रशासन के संबंधों को सूचित करती है। यानी मुख्य कार्यपालिका अपना पद राजनीतिक आधार पर ग्रहण करती है। प्रशासन के अन्य कार्मिक तो योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को पास करने के बाद लोकतंत्र के अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन जो मुख्य कार्यपालिका होती है, लोकतंत्र में उसका आधार निर्वाचन होता है। ये कार्यपालिका चूंकि राजनीतिक आधार पर अपना पद धारण करती है, इसलिए जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है। यही समूचे प्रशासन के लिए दिशा निर्धारित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। तो जहां तक राजनीति और प्रशासन के संबंधों का सवाल है, मुख्य कार्यपालिका इन संबंधों की सकारात्मक उपस्थिति की द्योतक है। यानी प्रशासन इसी से आदेशित और निर्देशित होता है। कई बार राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने की बात कही जाती है, द्वैत भाव की बात कही जाती है, लेकिन लोकतंत्र में ये द्वैत भाव संभव नहीं है, क्योंकि जो मुख्य कार्यपालिका प्रशासन की अध्यक्षता करती है, उसके द्वारा ही प्रशासनिक कार्यपालिका को आदेश और निर्देश प्रदान करने का कार्य किया जाता है। देश के लिए नीतियों का निर्धारण वही करती है। उन नीतियों की रूपरेखा के अंतर्गत ही प्रशासनिक कार्यपालिका यानी प्रशासनिक अधिकारी क्रियाशील होते हैं। उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए ही कार्य करते हैं। अब ये जो मुख्य कार्यपालिका होती है, इसका स्वरूप हर देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसा संवैधानिक ढांचा होता है, कहीं पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पाया जाता है, तो कहीं संसदीय लोकतंत्र की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है। तो उसके अनुरूप मुख्य कार्यपालिका का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे अमेरिका के अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में
एकल कार्यपालिका पाई जाती है, मुख्य कार्यपालिका। समस्त कार्यपालिकीय शक्ति वहां एक राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति ही वहां की मुख्य कार्यपालिका है, वहां के प्रशासन का अध्यक्ष है। तो वहीं स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वहां की मुख्य कार्यपालिका बहुल स्वरूप वाली है। कार्यकारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 सदस्यों की संघीय परिषद में निहित है, जिन 7 सदस्यों में से ही एक सदस्य 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग ये 7 सदस्य मिलकर करते हैं। किसी के अधिकार कम या ज्यादा नहीं है, 7 सदस्यों के अधिकार बराबर है। संसदीय व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि वहां पर मुख्य कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। जैसे भारत एक संसदीय लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक है, जबकि वास्तविक मुख्य कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का यह अंतर नहीं पाया जाता और राष्ट्रपति के हाथों में ही कार्यपालिका के वास्तविक अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में मुख्य कार्यपालिका अपना पद निर्वाचन के आधार पर ग्रहण करती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, तो वहीं प्रधानमंत्री भी अपना पद निर्वाचन के आधार पर धारण करता है। हालांकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है या राज्यसभा से निर्वाचित होकर आना पड़ता है, और तब फिर लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य कार्यपालिका लोकतंत्र में हमेशा राजनीतिक आधार पर अपना पद धारण करती है, निर्वाचन के आधार पर पद ग्रहण करती है, चाहे वो निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से हो या अप्रत्यक्ष ढंग से। तो वहीं जहां पर संवैधानिक राजतंत्र है जैसे ग्रेट ब्रिटेन, वहां पर मुख्य कार्यपालिका वंश परंपरागत आधार पर पद धारण करती है। जो औपचारिक कार्यपालिका है, चूंकि संसदीय लोकतंत्र वहां भी है, इसलिए जो सम्राट है वो औपचारिक कार्यपालक है, राज्य का अध्यक्ष है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वहां भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में है। तो राजा अपना पद वंश परंपरा के आधार पर धारण करता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी प्रक्रिया के आधार पर अपना पद धारण करते हैं जिस प्रक्रिया के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अपना पद धारण करते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका जो प्रशासन का अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से अपना पद धारण किया जाता है। लेकिन व्यापक रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में उसके पद ग्रहण का आधार निर्वाचन होता है। यहाँ आप एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट के अनुसार भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी संरचना दर्शाई गई है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर भारत सरकार है
और भारत सरकार का अध्यक्ष, उसकी मुख्य कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है। समस्त आदेश निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किए जाते हैं। उन निर्देशों का पालन किया जाता है। भारत सरकार के नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, और राज्य सरकारों की जो मुख्य कार्यपालिका है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार से नीचे डिविजन्स हैं, मंडल हैं। एक राज्य कई मंडलों में विभक्त है। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर लें तो यहाँ 18 मंडल, प्रशासनिक मंडल पाए जाते हैं, और इन प्रशासनिक मंडलों के नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है। यूपी में कुल 75 जिले हैं और जिला प्रशासन का मुख्य कार्यपालक जिलाधीश या जिलाधिकारी होता है। इन जिलों के नीचे ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक संगठन हैं। जैसे हर जिले में कुछ खंड होते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले को अगर लें तो दादरी, बिसरख, दनकौर, ये खंड हैं। और इन खंडों के नीचे, विकास खंडों के नीचे ग्राम पंचायतें आती हैं। एक ब्लॉक में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये प्रशासनिक संरचना इस तरह से काम करती है। नगरों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं और सिटी काउंसिल्स हैं। जनसंख्या के अनुसार कहीं पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, कहीं नगर पालिका है और कहीं नगर परिषद है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभिन्न वार्ड्स से मिलकर बनती है। यानी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। तो ये प्रशासनिक ढांचा है भारत में, जिसमें केंद्र सरकार से लेकर नीचे लोकल लेवल तक आदेश के सूत्र पहुंचते हैं और उत्तरदायित्व और अधिकारों का विभाजन भी प्रत्येक स्तर पर किया गया है, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से और संविधान के अधीन रहते हुए विधायिका द्वारा निर्मित कानूनी प्रावधानों के माध्यम से। प्रशासनिक संरचना को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि मुख्य कार्यपालिका कार्य क्या करती है। जो प्रशासन का अध्यक्ष है वो क्या कार्य करता है, क्योंकि मुख्य कार्यपालिका नाम से स्पष्ट है कि प्रशासन में सर्वाधिक मुख्य है, उसकी भूमिका, उसका पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी प्रशासनिक कार्यों का अंतिम उत्तरदायित्व भी उसी का होता है। उसके कार्य बहुआयामी होते हैं। कहने को वो कार्यपालिका का अधिकारी है, लेकिन उसके द्वारा विधायी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, राजनीतिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जनता के साथ संपर्क स्थापित करने, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को जानने का कार्य भी किया जाता है। कानूनों को उचित तरीके से क्रियान्वित किया जाए, जिन लोगों के लिए कानून निर्मित किए गए हैं उन लोगों तक उन कानूनों का लाभ पहुंच सके, ये देखना भी मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। उसके अधीन जो कार्मिक और अधिकारी कार्यरत हैं वो अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करें, इसका निरीक्षण करना भी उसकी जिम्मेदारी
होती है। तो बहुआयामी प्रकृति के उसके कार्य होते हैं, बहुमुखी होते हैं, और इन बहुमुखी कार्यों के होने के कारण एक उच्चाधिकारी सभी कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए उसके कार्य में सहयोग देने के लिए एक कर्मचारी वर्ग होता है और अन्य बहुत सारी सहायक संस्थाओं की स्थापना हर देश में की जाती है, जो हर स्तर पर मुख्य कार्यपालिका के आदेशों के अनुरूप उसके कार्यों को अंजाम देने में संलग्न होती है। मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को हम व्यापक रूप में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्य और दूसरी प्रशासनिक कार्य। चूंकि मुख्य कार्यपालिका राजनीतिक आधार पर अपना पद धारण करती है, इसलिए उसकी ये भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और राजनीतिक कार्यों को संपन्न करते समय सबसे पहले उसके द्वारा जनता की इच्छाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप कानून निर्माण संबंधी कार्य का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया जाता है। ये तो कानून बनाना विधायिका की, संसद की जिम्मेदारी होती है, संविधान द्वारा उसे अधिकार प्रदान किया जाता है। लेकिन चूंकि जनता की अपेक्षा मुख्य कार्यपालक से होती है, नेतृत्वकर्ता से होती है, इसलिए नेतृत्वकर्ता संसद का इस दिशा में मार्गदर्शन करता है। कौन से कानून बनाए जाएं, इस बात का निर्धारण मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। संसद बेशक कानूनों को स्वीकृति प्रदान करती है, लेकिन कानून का मसवदा ज्यादातर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति के कार्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कानून निर्माण के कार्य में उसके द्वारा नेतृत्व और मार्गदर्शन किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में ही ये तय हो जाता है कि आगामी संसद के अधिवेशन में कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके कानून बनने की अपेक्षा जनता के द्वारा की जाती है, और चुनावों में उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप उसके द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को या उसके दल को वोट प्रदान किया जाता है। तो ये देखना मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि संसद कौन से विधेयकों को कानून का रूप दे, या मौजूदा कौन से कानून हैं जिनमें परिवर्तन की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, समय और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए। ये भी डिसाइड करता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दूसरा जो राजनीतिक कार्य मुख्य कार्यपालिका का है, वो है जनता और विधायिका को संतुष्ट रखना। जनता को तो उसे संतुष्ट रखना ही है, क्योंकि जनता ने उसे चुनकर भेजा है। साथ में उसे विधायिका को भी संतुष्ट रखना है, क्योंकि विधायिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और ये जनप्रतिनिधि हमेशा मुख्य कार्यपालिका और उसके अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे शासन संबंधी विषयों के बारे में, प्रशासनिक कार्यक्रमों के विषय में प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का जवाब संसद के भीतर और संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से मुख्य कार्यपालिका को देना होता है। मुख्य कार्यपालिका नए नए कार्यक्रमों को सामने लाती है, नए नए आश्वासनों से जनता को और विधायिका को संतुष्ट करती है। वो ऐसे कार्य करती है जिससे जनता नाराज ना हो, बल्कि जनता को इस बात का एहसास हो कि उसने जिस व्यक्ति या संस्था को चुनकर भेजा है, वो उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। इसके लिए नाना माध्यमों से मुख्य कार्यपालिका के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, चाहे भाषण के माध्यम से, चाहे अपने नए नए कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करके उन कार्यक्रमों का समुचित तरीके से क्रियान्वयन करा के, जो
परिणाम की प्राप्ति होती है उसके कार्यों के माध्यम से। उन परिणामों को वो जनता के सामने रखता है, विधायिका के सामने रखता है। संतुष्ट करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और संसदीय लोकतंत्र में तो विधायिका को संतुष्ट करना उसे इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसका कार्यकाल भी निर्भर करता है विधायिका के विश्वास पर्यंत। संसद जिस दिन भी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके साथ साथ राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं, उनके मध्य कार्यों का विभाजन भी मुख्य कार्यपालिका का एक राजनीतिक कार्य है। शासन की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि शासन करने में सहयोग करने वाले लोग कैसे हैं, किसको कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ मुख्य कार्यपालिका अपने इस कार्य को संपन्न करता है, क्योंकि इस कार्य में हुई जरा सी भी त्रुटि उसके राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल सकती है, जनता और विधायिका के समक्ष उसकी गलत तस्वीर पेश कर सकती है। तो ये कार्य देखने में साधारण हो सकता है, लेकिन इस कार्य के दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए बहुत सचेत होकर मुख्य कार्यपालिका अपने इस राजनीतिक दायित्व को पूर्ण करता है। कार्यों का विभाजन करते समय, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करते समय उसे बहुत सारी व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखना होता है कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, योग्य लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, दल के जो प्रभावी लोग हैं, प्रभावी राजनीतिज्ञ हैं, उनको मंत्री पद प्रदान किया जाए। जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उनका मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो सके, इस बात की सुनिश्चितता मुख्य कार्यपालिका के द्वारा अपने इस कार्य को संपन्न करने के दौरान की जाती है। राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालिका कुछ प्रशासनिक कार्य भी करती है कि वो प्रशासन का अध्यक्ष होती है। इसलिए प्रशासनिक क्रियाओं में जो भी कार्य संपन्न होते हैं प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए, उन सारे कार्यों को मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक प्रबंधन हेतु प्रशासन में जो कार्य किए जाते हैं उनको पोस्टकोर्ब क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है। पोस्टकोर्ब एक संक्षिप्त रूप है, विभिन्न शब्दों का एब्रिविएशन है। जैसे पोस्टकोर्ब का जो पहला शब्द है पी, उसका मतलब है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। प्रशासनिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो प्रशासन करने जा रहा है, जिसका आदेश मुख्य कार्यपालिका के द्वारा दिया जा रहा है, उस कार्य की योजना बनाए बिना उसको अंजाम देना मुश्किल होता है। दूसरा जो कार्य है प्रशासन का, जिसको लूथर गुलिक ने डिफाइन किया, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाना। संगठन बनाने का मतलब है कि जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें इस तरह से समायोजित किया जाए कि प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरा जो कार्य है प्रशासन का, या तीसरी जो प्रशासनिक क्रिया है, वो है एस फॉर स्टाफिंग, यानी कार्मिकों की व्यवस्था करना। योजना अच्छी हो, संगठन भी अच्छा बन जाए, लेकिन उन सारी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए कार्मिकों की व्यवस्था न की जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। समस्या ये होती है, प्रश्न ये उपस्थित होता है कि कैसे
विभिन्न पदों पर योग्य कार्मिकों की व्यवस्था की जाए। कैसे उनके अंदर समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, कैसे उन्हें प्रेरणा प्रदान की जाए। तो ये कार्य भी मुख्य कार्यपालिका का एक प्रशासनिक कार्य है। व्यापक रूप में विभिन्न पदों पर कार्मिकों की व्यवस्था उसी के आदेश और निर्देश के अनुसार होती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भारत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट जब उसके द्वारा दी जाती है तो उसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कार्यपालिका विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान करता है। इस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। डी फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। योग्य कार्मिक मौजूद हों, भली भांति प्रशिक्षित हों, तो भी समय समय पर उनको मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन की आवश्यकता होती है। कब कौन सा कार्य किस रूप में किया जाए, इसका निर्देश मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही विभिन्न विभागों को, विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों को दिया जाता है। कार्मिकों में समन्वय स्थापित करना ये एक बड़ी समस्या भी है और मुख्य कार्यपालिका का मुख्य कार्य भी है। निर्देशन के साथ साथ समन्वय स्थापित करना। समन्वय इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रशासन में कार्य करने वाले विभिन्न कार्मिकों की रुचियां, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी इच्छाएं, उनके कार्य करने के तरीके, उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। तो इन सारी विविधताओं के बीच उन सबको एक लक्ष्य की तरफ ले जाना, एक लक्ष्य तक पहुंचना, ये तभी संभव हो पाता है जब उनमें अच्छी तरह समन्वय स्थापित किया जाए, उनके संघर्षों का उचित समय पर उचित तरीके से समाधान किया जाए। और ये महत्वपूर्ण कार्य किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे अधिक प्रमुखता के साथ मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रशासन में जितने भी कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना भी एक प्रमुख कार्य होता है। रिपोर्ट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि भविष्य में यदि कोई प्रशासन के कार्यों का अवलोकन करना चाहे या पीछे के कार्यों से कुछ सीखना चाहे, तो ये रिपोर्ट देख सके, रिपोर्ट में वर्णित बातों को समझ सके, उनसे सीख सके और भावी समस्याओं का समाधान कर सके, वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सके। रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी होती है, इसलिए प्रशासन की उसके हर विभाग में हर कदम पर प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस कार्य का आदेश भी मुख्य कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न प्रशासनिक संगठनों को, प्राधिकरणों को, विभागों को दिया जाता है कि वो अपने अपने कार्यों की रिपोर्ट समय के अंतर्गत बना लें और जब जहां उन्हें पेश करने को कहा जाए वो उसे प्रस्तुत करें। जैसे वित्तीय कार्यों की रिपोर्ट अंतिम रूप में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा तैयार करके संसद में हर वर्ष पेश की जाती है। वित्तीय कार्यों के साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं विभिन्न विभागों में, उनकी भी रिपोर्ट रखना जरूरी होता है। लास्टली, बजट बनाना, ये भी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है और मुख्य कार्यपालिका का इसमें बहुत अहम रोल होता है। प्रशासन का संचालन, प्रशासनिक कार्यों का संपादन, चाहे वो कानूनों का क्रियान्वयन हो या किसी
जनहितकारी योजना की क्रियान्विति या प्रशासन में काम करने वाले कार्मिकों के पद का वेतन देना हो, भत्ते देना हो, आधारभूत संरचना स्थापित करनी हो किसी कार्यालय के लिए, किसी प्रशासनिक विभाग के लिए, इन सब के लिए धन की जरूरत होती है। ये धन सरकारी खजाने से खर्च किया जाता है, लेकिन इस धन को खर्च करने का नियम होता है। वो नियम बजट के माध्यम से बताए जाते हैं विभिन्न विभागों को। ये बजट मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन में संबंधित मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है, उस विभाग में संलग्न जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसे अंतिम रूप मंत्रिपरिषद की बैठकों में दिया जाता है या मुख्य कार्यपालिका का जो कार्यालय है उसके जो कार्मिक हैं उनके द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाता है और फिर इसे संसद में पेश किया जाता है। संसद जब तक बजट के प्रावधानों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक सरकारी खजाने से धन खर्च नहीं किया जा सकता और न ही जनता से टैक्स वसूला जा सकता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ बजट जब क्रियान्वित हो जाता है तो विभिन्न विभागों के द्वारा धन बजट के नियमों के अनुसार, उसके प्रावधानों के अनुसार खर्च किया गया या नहीं किया गया, ये देखना भी मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से पोस्ट कोर्प की सारी क्रियाओं का संपादन मुख्य कार्यपालिका के द्वारा नाना रूपों में किया जाता है। इसके साथ साथ प्रशासनिक नीति का निर्धारण भी मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक आधार पर अपना पद धारण करता है, चुनाव के आधार पर पद धारण करता है, इसलिए जनता की इच्छाओं के अनुरूप नीतियों का निर्धारण उसकी जिम्मेदारी होती है। हालांकि कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन विधायिका की अपनी सीमाएं हैं। संसद के सदस्य इतने योग्य नहीं होते क्योंकि सांसद बनने के लिए कोई शैक्षणिक, कोई प्राविधिक योग्यता की जरूरत नहीं होती। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो मतदाता है, सामान्य योग्यताओं को पूरा करता है, वो जनता के बीच लोकप्रिय होकर जनता का वोट लेकर संसद में पहुंच सकता है। लेकिन संसद को जिन विषयों पर कानून बनाना होता है वो विषय बहुत सारे तकनीकी प्रकृति के होते हैं। उन विषयों के बारे में संसद कानून बनाने में सक्षम नहीं होती। इसलिए संसद क्या करती है, आजकल केवल मोटी मोटी गाइडलाइन बना देती है किसी कानून के विषय में, मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देती है और उस रूपरेखा के भीतर नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जिसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का निर्देशन मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जिन नियमों और उपनियमों को बनाते हैं, मुख्य कार्यपालिका की नजर उन पर रहती है कि कहीं ये कानून, ये नियम और उपनियम किसी निहित स्वार्थ के अंतर्गत तो नहीं बनाए जा रहे हैं, कहीं उसमें जनता की इच्छाओं की अवहेलना तो नहीं हो रही है। ये देखना मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ नए नए प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना भी मुख्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। जैसे जैसे समय की मांग होती है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही होती हैं, इसलिए प्रशासन को भी बदलना होता है, प्रशासनिक अभिकरणों को भी बदलना होता है, प्रशासनिक क्रियाओं में नयापन लाना होता है, नई प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता
होती है। इसलिए जो मौजूदा प्रशासनिक अभिकरण है, उनमें अगर कुछ संशोधन करना है या एकदम से आवश्यकता के अनुरूप नए अभिकरणों की स्थापना करनी है, तो वो सारे कार्य मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन में होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कैसे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया, और अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय लंबे समय से चला रहा था, उसको शिक्षा मंत्रालय का रूप दिया गया, और उस शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक संरचना में पूरी तरह परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। नई शिक्षा नीति 2020। प्रशासन के जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन पदों पर नियुक्ति का कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। योग्यता का निर्धारण अलग तंत्र के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर अंतिम नियुक्ति मुख्य कार्यपालिका के हस्ताक्षर से प्रदान की जाती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, उसके अध्यक्ष की नियुक्तियां करता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं, सार्वजनिक पद हैं, उन पर नियुक्तियां मुख्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती हैं। वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए विदेश सचिवों की या राजदूतों की विभिन्न देशों में नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा सदाचरण नहीं बरता जा रहा या अपने पद के दायित्वों का पालन निष्ठा के साथ नहीं किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है, किसी तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो वह ऐसे पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने का अधिकार भी रखता है। और इन सभी कार्यों के लिए आदेश और निर्देश जारी करने का कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक तौर पर उसी के द्वारा मुख्य आदेश जारी किए जाते हैं किसी भी विषय पर, और उसके आदेश के अंतर्गत अन्य आदेश जारी किए जाते हैं। जैसे अभी कोविड महामारी का समय चल रहा है, कोविड-19 के समय, ऐसे में लॉकडाउन हो या अनलॉक के विभिन्न चरण हो, उन सब के बारे में पहला दिशा निर्देश और आदेश केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। उसके बाद ही, उसके दायरे में रहते हुए ही राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। मुख्य कार्यपालिका के अधीन जितने भी कार्मिक हैं, चाहे वो राज्य सरकारों के अंतर्गत हो, जिला प्रशासन के अंतर्गत हो या ग्राम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत हो, सभी कार्मिकों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है मुख्य कार्यपालिका के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे पंचायत के प्रधानों से संपर्क स्थापित किया गया। ऑनलाइन मीटिंग की गई। इसका पर्पस था कि उनका निरीक्षण किया जाए, उनके कार्यों पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनकी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि अनियंत्रित सत्ता
सबसे घातक प्रकृति की चीज होती है। लोकतंत्र में इस अनियंत्रित सत्ता को खुली छूट देने का मतलब है अराजकता को प्रोत्साहित करना। इसलिए उन पर नियंत्रण की जरूरत होती है और ये नियंत्रण अंतिम रूप से मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्मिकों को जो कार्य दिया गया है वो सही समय पर, सही ढंग से, सही दिशा में प्रशासन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका की होती है। और वो ये निरीक्षण और नियंत्रण नाना तरीकों से कर सकता है। बहुत सारे तरीके उसके पास होते हैं। वो अपनी गुप्तचर व्यवस्था से जान सकता है, वो नाना अन्य अधिकारियों की नियुक्ति इस संबंध में कर सकता है, या आजकल सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और लास्टली उसके द्वारा जनता की शिकायतों का निवारण भी किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। प्रशासनिक कार्यों में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी विभिन्न कार्यों में संलग्न होते हैं और सभी अधिकारियों कार्मिकों का आचरण निष्पक्ष हो, जनहितकारी हो, ये जरूरी नहीं होता। और यही वजह है कि जनता की शिकायतें बनी रहती हैं। तो पहले तो वो शिकायतें उचित हैं या अनुचित हैं, इसकी प्राथमिक तौर पर जांच मुख्य कार्यपालिका के कार्यालय के द्वारा नाना तरीकों से की जाती है। और फिर अगर उन शिकायतों में सच्चाई पाई जाती है तो उन अधिकारियों की, उन संस्थानों की जांच का आदेश भी मुख्य कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है जिन संस्थानों या अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें पाई गई हैं। इन सब का उद्देश्य होता है जनता को संतुष्ट करना और शासन को सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना। तो इस तरह से मुख्य कार्यपालिका के द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों की अंतिम जिम्मेदारी उसी की होती है। अब मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों के स्रोत क्या हैं? यहां भी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियों के स्रोतों में भी परिवर्तन होता रहता है। लोकतंत्र में खासतौर से वो शक्ति प्राप्त करता है जनता के समर्थन से। जितना ज्यादा जनमत का बल उसके पीछे होगा, उतना ज्यादा वो पावरफुल बनता जाता है, शक्तिशाली बनता जाता है। दूसरे, संविधान के द्वारा उसके अधिकार उसे प्रदान किए जाते हैं, उसकी भूमिका निर्धारित की जाती है। तो एक बड़ा सोर्स संवैधानिक नियम होते हैं उसकी शक्तियों के। जैसे भारतीय संविधान में ये पूरी तरह विभिन्न धाराओं के तहत स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे और इन अधिकारों का प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तीसरा सोर्स जो मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का होता है वो होता है उसका अपना व्यक्तिगत गुण, यानी उसमें चरित्र निष्ठा कितनी है, कितनी काम को शुरू करने की क्षमता है, कितना साहस है उसके अंतर्गत, वो कितना दूरदर्शी है, कितना निर्णय लेने में सक्षम है। ये सारी बातें उसकी शक्ति का सोर्स बनती है। कमजोर व्यक्तित्व वाला संविधान चाहे जितने ज्यादा अधिकार उसे प्रदान करें, वो कभी भी शक्तिशाली कार्यपालक नहीं बन सकता। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर किसी मुख्य कार्यपालक को कम शक्तियां प्राप्त हैं तो भी अपने व्यक्तिगत गुणों की वजह से वो अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बना सकता है। जैसा हम अमेरिका में देखते हैं, विभिन्न व्यक्ति
जो राष्ट्रपति पदों पर आरूढ़ रहे, उनमें से बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप राष्ट्रपति की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि की। हालांकि अमेरिकी संविधान कभी इस पक्ष में नहीं था कि राष्ट्रपति बहुत ज्यादा शक्तिशाली बने, लेकिन व्यक्तिगत गुणों के कारण और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अमेरिका की मुख्य कार्यपालिका शक्तिशाली बनती चली गई। और लास्टली उसके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है, जो उसके व्यक्तिगत गुणों का ही एक पार्ट है, एक भाग है, वो भी एक सोर्स का काम करती है। नेतृत्व क्षमता से विहीन कोई मुख्य कार्यपालक अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता। तो यही बात आती है कि मुख्य कार्यपालिका के गुण कौन से हैं। सबसे प्रमुख गुण बुद्धिमत्ता है, उसे बुद्धिमान होना चाहिए, कार्यों की समझ होनी चाहिए और हर कार्य को करने की लगन होनी चाहिए। लगन के साथ साथ प्रशासनिक कार्य बहुत से ऐसे होते हैं जो जोखिम भरे होते हैं, जिनका परिणाम उसके भविष्य के लिए उल्टा हो सकता है। फिर भी जनहित में ऐसे साहसपूर्ण कार्यों को करने की अपेक्षा मुख्य कार्यपालिका से रखी जाती है, तभी वो शक्ति संपन्न बन पाता है, तभी प्रशासन की अध्यक्षता करते हुए उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा पाता है। नेतृत्व क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, यानी अपने उद्देश्य के प्रति, प्रशासन के उद्देश्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और उस उद्देश्य के प्रति न सिर्फ उसकी प्रतिबद्धता हो, बल्कि उसमें ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वो अन्य लोगों को भी, प्रशासनिक कार्यों में संलग्न अन्य कार्मिकों में भी उत्साह उत्पन्न कर सके और हर कार्मिक की प्रतिभा को सामने ला सके, ताकि प्रशासनिक कार्यों में उनका योगदान लिया जा सके और उस कार्मिक को भी कार्य करने की एक प्रेरणा, एक प्रोत्साहन प्राप्त हो। इसलिए आप देखते हैं कि कई बार मुख्य कार्यपालिका के द्वारा लोगों से विभिन्न कार्यों के विषय में सुझाव मांगे जाते हैं। लोगों से उनकी क्रियाशीलता को, उनकी रचनात्मकता को प्रकट करने की अपील की जाती है, ताकि लोग प्रशासनिक कार्यों में सहभागी बने और प्रशासकों को उनके कार्यों में सहयोग कर सके। दूसरों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, उनकी कुशलता का लाभ कैसे उठाया जाए, उनकी क्षमता का विकास कैसे किया जाए, ये क्षमता भी नेतृत्व में होनी चाहिए, मुख्य कार्यपालिका में होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। राजगोपालाचारी ने एक बार अच्छे प्रशासक की, यानी मुख्य कार्यपालक के बहुत सारे गुणों की चर्चा की थी, जैसे उसका सच्चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, जो कुछ वो कर रहा है उस कार्य के प्रति निष्ठा होना, उसके प्रति ईमानदारी का भाव होना, ये बहुत जरूरी है मुख्य कार्यपालक के लिए। उसके अंदर तुरंत निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय आने पर वो उसे टालता रहे। कई ऐसे कार्य होते हैं जहां पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहां पर ऐसा निर्णय लेने का साहस उसके अंदर होना चाहिए, ऐसी क्षमता उसमें होनी चाहिए। साथ ही उसके अधीन जितने कार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। कार्मिकों को इस बात का विश्वास हो सके कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को निष्पक्षता पूर्वक परखा जाएगा, जांचा जाएगा। ऐसा विश्वास उत्पन्न होने पर वो कार्मिक और ज्यादा लगन और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। उनकी क्षमता का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा या अनुचित लाभ नहीं उठाया जाएगा, ऐसा विश्वास भी
कार्मिकों में उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही उसका व्यवहार मृदुभाषी होना चाहिए। उसे अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ बहुत ही संतुलित ढंग से वार्तालाप करना चाहिए। उसका मस्तिष्क शांत होना चाहिए। गुस्सा करने वाला, झल्लाने वाला या बात बात पर फटकार लगाने वाला मुख्य कार्यपालक या प्रशासक कभी भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकता, प्रशासन को उसके लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा सकता। और लास्टली उसके अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने अधीनस्थ कार्मिकों में सामाजिक उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर सके, क्योंकि जब तक ये समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक प्रशासनिक लक्ष्यों तक पहुंच मुश्किल होगी। क्योंकि कहते हैं कि ज्यादातर कार्य भावना अच्छी होने पर उसकी सफलता असंदिग्ध रहती है। कार्य के प्रारंभ में ही अगर भावना का स्थान दुर्भावना ने ले लिया तो दूर दूर तक उस कार्य की सफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये एक बड़ा गुण है जो नेतृत्व में होना चाहिए, जो प्रशासक में होना चाहिए, जो मुख्य कार्यपालक में होना चाहिए, कि वो अपने साथ साथ अपने अधीनस्थों में भी समाज सेवा के प्रति, सामाजिक उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना पैदा कर सके, जिससे प्रशासक ये समझे कि वास्तव में वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए उन्होंने अपना पद धारण किया है। इसलिए जितनी ज्यादा जनता की सेवा के कार्य कर सकें, सामाजिक हित के कार्य कर सकें, उतना ज्यादा उनके पद की सार्थकता है, उनकी शक्तियों की सार्थकता है। ये भाव उत्पन्न करने की क्षमता मुख्य कार्यपालक में होनी चाहिए। तो ये थी आपकी मुख्य कार्यपालिका। आशा है मुख्य कार्यपालिका का स्वरूप, उसके कार्य, उसकी शक्तियों के स्रोत और उसके गुणों के विषय में आपको व्यापक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।